अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के अंदर वक्तन ब वक्तन जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि फोकल पर्सनस के हवाले से एक लिस्ट जो है वो अदालत में भी जमा कराई गई और अदालत में वो लिस्ट जमा होने के बाद ये खबरें सामने आई कि शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो काट दिया गया है, बल्कि उसकी जगह पे शिबली फराद और जो दीगर रहनुमा हैं उनके नाम डाल दिए गए हैं। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब का बयान बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया कि नाम किसी का नहीं काटा गया और शेर अफजल मरवत का नाम अभी भी शामिल है, लेकिन नाम काटने की जो खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसमें मजीद नाम जो हैं वो ऐड किए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ये भी देखें कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है और उस हवाले से तहरीक इंसाफ के या फिर JUIF के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मुलतवी किए गए हैं। तो इंतखाबात के मुलतवी होने की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अगर इंतखाब होता है तो वो मामला मुतनाज़ा हो जाएगा। और इस वक्त JUIF का ये मौक़िफ़ है कि जो सेनेट है वो नामुकम्मल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात अभी भी नहीं हो सके। इसी के साथ साथ फिर तहरीक इंसाफ की अगर हम दोबारा बात करें तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई कि इंतखाबी जो निशान है तहरीक इंसाफ को, बल्ले का निशान अगर वापस मिल जाता है तो वो बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी पार्लिमान के अंदर क्या होगी। क्योंकि अभी भी अगर ऐवान के अंदर आप देखें तो कौमी असम्बली की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अराकीन हैं उनको तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता अराकीन या फिर आज़ाद अराकीन लिखा गया है और उमर अयूब साहब जो हैं उनको उन तमाम अराकीन का अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया गया है। इस हवाले से कौमी असम्बली की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो इस वक्त तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद उन अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन डिक्लेयर नहीं किया गया, ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ना ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से। एक मामला ये भी है और इसी के साथ साथ असद कैसर साहब ने एक बयान दिया था, हमारे ही शो में उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करते हुए असद कैसर साहब ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो PTI में मर्ज हो जाएगी, मर्जर होगा अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाता है। असद कैसर साहब ने मजीद क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं। आप रहेंगे अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो आपके अरकान गए हैं? जी जी बिल्कुल, अब रहेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है ना हम मर्ज भी करेंगे क्योंकि जो हमारी मुझे भी पता नहीं है कि पहले तो हमने जो इंटर पार्टी इलेक्शन किया है वो इलेक्शन कमीशन पर जाएंगे। देखिए अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है, अगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है क्योंकि वो जो है कोई इंसाफ करेगा। अगर वो सिंबल आपको मिल जाता है, आपके नताइज कबूल कर लेता है कमीशन, तो क्या फिर आप मर्ज कर लेंगे, क्या होगा सर? हाँ, फिर डेफिनेटली हम दोनों पार्टियों को मर्ज करेंगे। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो नहीं रहेगी, फिर तो ऑब्वियसली PTI ही रहेगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी नाज़रीन, असद कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इसी के साथ साथ जैसे हमने इख्तिलाफात की बातें की कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर फोकल पर्सनस की बात हो या दीगर इशूज हो, उस हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आते रहे हैं। एक अहम बयान या खबर ये सामने आई कि सूबाई काबीना जो है उसका इजलास कोर कमांडर हाउस पेशावर में हुआ, जिस पर रऊफ हसन साहब का बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि उन्होंने इस हवाले से बयान भी दिया कि वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई थी, इफ्तार पार्टी थी। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, तो उन इख्तिलाफात की वजूहात क्या हो सकती हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अभी भी मर्जर होगा या नहीं होगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपने अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का कहा था कि उनको एक तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कोई अराकीन उनके तोड़े नहीं जा सकेंगे, और दूसरा उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये खास तौर पर मखसूस नशिस्तों का फैसला तो नहीं हो सका उनके हक में। तो अब क्या मर्जर का फैसला अभी भी हो सकता है, मर्जर होगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, या फिर तहरीक इंसाफ अपने अराकीन बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद अपने अराकीन भी वापस लेगी। इसी के साथ साथ सूबाई काबीना का जो इजलास है उसकी असल हकायक उसके हैं क्या, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और फिर मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी होगी क्या, इन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, उसमें एक अहम खबर ये भी है कि जो कोर कमांडर हाउस में काबीना का इजलास हुआ, उस हवाले से रऊफ हसन साहब का बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन ये मामला बतौर चेयरमैन आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और अपनी सारी कार्रवाई करते हैं और वर्किंग रिलेशन उन्होंने रखना है। और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है वहां उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे दी गई थी और केपीके की बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस है, तो सिक्योरिटी के मद में जहां भी कोई मीटिंग हो और वो मुनासिब समझते हैं, कैबिनेट मुनासिब समझती है, वज़ीर आला मुनासिब समझते हैं, तो वो उन हालात के मुताबिक सर डिसीजन लेते हैं। मैं कहता हूं जो वज़ीर आला और कैबिनेट ने अच्छा समझा वही बेहतर है। अच्छा, तो इसमें बतौर चेयरमैन आपको एतमाद में लिया गया था कि ये मुलाकात होने जा रही है या वो ब्रीफिंग लेने जा रहे हैं? देखिए ब्रीफिंग लेने जा रहे हैं और वो डे टू डे चलाते हैं, तो उनको जरूरी नहीं है कि वो चेयरमैन से मशवरा कर ले या पहले से बता दे कि किस तरीके से हुकूमत चलानी है। वो फ्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, तो कैबिनेट के पास फुल अथॉरिटी है, जहां वो चाहे जिस तरीके से ब्रीफिंग लेना चाहे और जहां से वो ब्रीफिंग लेना चाहे और कैबिनेट और वज़ीर आला जैसे मुनासिब समझते हैं, तो मैं समझता हूँ वही तरीक़ेकार अडॉप्ट करने चाहिए। मैं भी KPK के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं, समटाइम इन कैमरा ब्रीफिंग भी जरूरी होता है, तो इसलिए शायद उस पर्पज़ के लिए उन्होंने की होगी। दूसरी बात ये कि कोई चुपकी मीटिंग नहीं थी, बल्कि खुल की है और पहली भी ऐसे होती रहती है अक्सर हालात में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन गौर साहब, जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, जो खान साहब का नैरेटिव था, उस हवाले से अगर हम बात करें तो हाल ही की जो ये मीटिंग है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को इस बात का इल्म है या उन्होंने इस हवाले से कोई बातचीत की है? नहीं, देखो मेरे खान साहब से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव और जो खान साहब का नैरेटिव वही हमारा नैरेटिव और वही रहता है। और हमारा नैरेटिव यही है कि हम मुदाखलत नहीं करते किसी मामलात में, और हम चाहते हैं कि जी ईवान की बालादस्ती हो और सिविलियन सुप्रेमेसी हो, इसका तो हमारा यकीन है। लेकिन देखो वर्किंग रिलेशन तो आपने रखना है ना, उसका तो कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं ब्रीफिंग देनी और आप ब्रीफिंग ना ले तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। आप KPK की जो सिक्योरिटी खदशात है और जो सर्कमस्टांसेस है उसमें तो अगर आपको ब्रीफिंग जहां भी लेने है पड़ती है तो आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन सर वो ब्रीफिंग फिर वजीर आला हाउस में भी तो हो सकती थी। देखो मैं समझता हूं यस, अगर इधर होती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अगर वो फॉर सम रीजन पूरी कैबिनेट ने फैसला कर लिया कि नहीं वो वहां जाना जरूरी है और ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो बजाय यहाँ के वहां बेहतर हो सकते हैं, तो कभी आन एंड आप की एक ही मीटिंग कोई मैं नहीं समझता कोई ऐसी बड़ी बात है। लेकिन सर इस टॉपिक के हवाले से एक मुख्तसर सवाल ये होगा कि आप क्यों समझते हैं कि वजीर आला हाउस में या गवर्नर हाउस की बजाय ये कोर कमांडर हाउस में मुलाकात क्यों हुई या ब्रीफिंग वहां पर क्यों हुई? आपका तजर्बा क्या कहता है? नहीं, मुझे चूंकि पूरे फैक्ट्स का नहीं पता, सर्कमस्टांसेस का मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकता कि वहां क्यों कर हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि वजीर आला ने अगर ये फैसला कर लिया और कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया, पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है वो हाउस में और फिर उसके बाद वहां मीटिंग हुई है, तो ये कोई रूटीन की मीटिंग नहीं थी, एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के मद में मीटिंग थी। और वहां तो इसलिए अगर ऐसी मीटिंग हो जाती है एक मौके पर तो मैं नहीं समझता हमें उसमें कोई ऐसी इशू बनाना चाहिए। हाँ हाँ जी नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मजीद सवालात हैं वो हम बैरिस्टर गौर साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गौर साहब, जो तहरीक इंसाफ के अंदर फोकल पर्सन्स के हवाले से बातचीत होती है, वक्तन ब वक्तन ये बातचीत सामने आती रहती है। अब इस वक्त ये बताइएगा कि फोकल पर्सन्स जो हैं उनमें कभी कमी होती है, कभी नए नाम सामने आ जाते हैं, इसकी वजूहात क्या है सर? देखिए ये इंटरनल मामलात होते हैं पार्टी के, खान साहब से हम मिलते हैं और उनके जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उनके मुताबिक आगे बढ़ते हैं। ये तो इंटरनल मामलात है, इससे कोई इशू ही नहीं होना चाहिए ऐसे मामलात में। बेसिकली जो फोकल पर्सन है या स्पोक्स पर्सन है वो पहले से अपॉइंटेड थे। खान साहब जब जेल में होते हैं तो उनसे मुलाकात के लिए एक SOP और तरीक़ेकार तय किया गया था कि किस तरीके से मिलेंगे। मुख्तलिफ लोग कोर्ट के ऑर्डर लेके आते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग मिले, पोलिटिकल लीडरशिप सारे मिले। तो इस सर्कमस्टांसेस में एक आन एंड आप मुख्तलिफ लोगों के नाम आए थे, तो वो सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पज आपके खान साहब की के साथ मुलाकात को एक स्मूथ लाइन से हम कर दें कि लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो फोकल पर्सन तक आ जाए और फोकल पर्सन आगे वन विंडो ऑपरेशन के तौर पे उसको सुपरिटेंडेंट जेल तक पहुंचाए और वहां से मेक श्योर करे कि ये हमारी लीडरशिप वहां मिले। इट इज जस्ट फॉर दैट पर्पज, नथिंग मोर। तो अभी शेर अफजल मरवत साहब का क्या स्टेटस है सर? देखो शेर अफजल मरवत साहब हमारे MNA पार्टी के कारकुन है, बेहतरीन कारकर्दगी करते हैं। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी बनने जा रही है, उसी में भी होंगे, तो कमेटियां बनती है उसी में भी कमेटी में। उमेर नियाजी साहब हमारे वकील भी हैं और हमारे साथ चलते भी रहते हैं और हमारे MNA भी हैं और हम वी आर प्राउड ऑफ देम। तो इसका तो कोई नहीं है, नाम इधर हुआ नहीं हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ।
لیکن یہ تو حقیقت ہے نا گور صاحب کہ ان کے بہت سے بیانات یا بہت سے جو ان کا ایک اپنا نظریہ یا بیانات ہیں ان سے تحریک انصاف اتفاق نہیں کرتی. نہیں، سم ٹائم وہ سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا وہ ایک کلیریفیکیشن آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو پارٹی کے بالکل اگینسٹ ہو. سم ٹائم کچھ ایسے آ جاتے ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ٹرولی ڈیموکریٹک ہے. کوئی کنگ پارٹی ہے نہیں ہے، ڈکٹیٹوریل پارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے، آپ کو ہم ڈسپلن کر دیں گے اور آپ کچھ بولیں گے اور جو ہم نہیں سننا چاہتے تو پھر آپ بول نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو آپ بولنا چاہیے، سب اپنے رائے کا اظہار کرے اور پارٹی جس ایک مرتبہ فیصلہ کر لیتی ہے پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے، وہی نیریٹو ہوتا ہے، جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہوتی ہے اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں. تو پارٹیوں میں اندر یہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہے. کوئی پارٹی کے اندر یا باہر کوئی اختلاف نہیں ہے. خان صاحب کا نیریٹو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. سارے پولیٹیکل ورکر اور سارے ہمارے کور کمیٹی کے ممبران، سارے ہمارے سارے ہمارے ایم پی ایس وہ متحد ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خان صاحب کے نیریٹو کو پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن گور صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ کی طرف سے یا باقی جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، ان کی جانب سے یہ بیان آتا ہے کہ عید سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. اب عید تو آپ کے سامنے ہے کہ چند دن ہی رہ گئے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے؟ نادر آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ہماری خواہش تھی، کوشش تھی اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ اور ہماری کوشش تو یہی تھی کہ خان صاحب کے کیسز جس طریقے سے چلے تھے اور جس تیزی کے ساتھ چلے تھے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ 14 گھنٹے ہیئرنگ کرتے تھے اور 10 منٹ کی بریک کرتے تھے. 2 دنوں میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا تھا. نہیں ہمیں کراس کی اجازت دی گئی تھی، نہیں ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت دی گئی تھی. لیکن جس پردگی کے ساتھ جج صاحبان چلا رہے تھے، ہماری ہائی کورٹ سے بھی یہی استدعا تھی کہ ہمیں بھی زیادہ سنیں اور ہمیں تفصیل سے کے ساتھ سنیں اور جلد سے جلد اس پہ فیصلے ہو. اب کیس کی ایڈجن ہو گئے آگے 16 تاریخ تک. یہ بڑا انفارچونیٹ ہو سکتا تھا، کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ہو جاتا. لیکن اینی وے ہم پھر بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپریل کے مہینے میں خان صاحب باہر آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی کیسز کنکلوڈ ہو جائیں گے اپریل کے مہینے میں. سر انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اور عدلیہ سے درخواست بھی ہے کہ ہمارے کیسز کو اسپیشلی دیکھیں اور اس پہ اسپیشل توجہ دے دیں، اس میں ایڈجرمنٹ نہ ہو اور جلد سے جلد اس کے تصفیہ ہو. کیونکہ یہ کیسز کنڈکٹ اسی طریقے سے ہوئے ہیں جو لا اور آئین کے وائلیشن تھے. تو ایسے کیسز کو تو ویسے بھی زیادہ دیر نہیں لگنے چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ جلد فیصلہ کرے گا. لیکن اس وقت گور صاحب جو ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا ایک معاملہ ہے، اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ ہے، کچھ لوگ کچھ اور رائے دے رہے ہیں. آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں گور صاحب؟ دیکھیں، 2 الگ الگ چیزیں. ایک تو جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا تھا اور اپنے ذکر کیا تھا اور اپنا رویداد انہوں نے بیان کیا، یہ تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. جہاں تک جج صاحبان کو جو لیٹر آنا شروع ہو گئے ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا ہوا ہے. اب اس کی کیا سٹیٹس ہے ایکچولی، اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایون آن اے لائٹر سائڈ بھی جج کو کوئی ایسا لیٹر بھیجے جس میں ہے. تو اس لیے اس کو تہ تک جانا چاہیے کس نے یہ کیا، کس نے کوشش کی، یہ ہائپ کون کریٹ کرتا ہے. تو یہ اسی صورت نہیں ہونے چاہیے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ عدلیہ پہ کبھی کسی صورت. اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے گور صاحب؟ یہ کیا سازش ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ دیکھو، یہ پریزیوم نہیں کرنا چاہیے اور پریڈکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پریمپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس میں پالیٹکس بھی نہیں ہونے چاہیے. لیٹ دی جو ہمارے اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیکھے اور صحیح انویسٹیگیٹ کرے اور تہ تک جائے کہ کس نے یہ کیا ہے. عدلیہ پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. یہ آئین کا تقاضا ہے اور اسی طریقے سے ہی وہ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کر سکے گی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے حال ہی میں گور صاحب آپ کا بیان بھی دیکھا کہ بشرا صاحبہ کو سلو پوائزن کے حوالے سے آپ نے ایک بیان بھی دیا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ کے اس طرح کے تحفظات تھے، خدشات آپ کے تھے. لیکن جو ان کی ڈاکٹر کی گفتگو سامنے آئی ہے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. ہاں، وہ بی بی صاحبہ سے ریلیٹڈ ہم نے بالکل ایک سٹیٹمنٹ دی اور بی بی نے خود یہ کہا ہے اور یہ میٹر یہ بھی ایسا میٹر ہے کہ اس کو بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. سلو پوائزننگ کا اثر جو ہے کچھ عرصہ کے بعد نظر آتا ہے اور سلو پوائزننگ کا اثر جو ہے وہ کہ ڈاکٹر فزیکل معائنہ کرے اس سے پتہ نہیں چلتا جب تک آپ نے ٹیسٹ نہ کروائے ہو. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرائیں گے، اللہ کرے کہ نہ ہو. لیکن اینی وے میٹر بہت سیریس ہے اور سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ بی بی اکیلی ہے گھر میں. بی بی کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا، کمرے میں
में सारे दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, वो अकेली है, उसको किसी का एक्सेस नहीं है, खाना वो घर से नहीं खाती, उनको जो खाना पिलाया जाता है। तो जो लोग उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है, उन लोगों का फर्ज है कि वो उनके सेहत का भी ख्याल रखें। तो इस हवाले से बुशरा साहिबा ने जो शिकायत की है गौर साहब, वो कोई सिम्टम्स हैं आप समझते हैं, कोई सेहत के हवाले से कोई इश्यूज हैं, या उन्होंने कुछ देखा है उसके बाद उन्होंने इस तरह की शिकायत की है? देखो, उन्होंने सिम्टम का भी जिक्र किया था कि मुझे भूख भी नहीं लगती और टेस्ट भी फील नहीं कर सकती, और उन्हें अपने मेडिकल सिचुएशन सारा बता दिया था। तो वो द बेस्ट पर्सन है कि बताएं कि उसको क्या फील हुआ है, और उन्होंने उसका इजहार किया और डॉक्टर ने मुआयना किया। अभी टेस्ट अगर हुए हैं और होने चाहिए तो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ बेसिक इशू है। हाँ, लेकिन गौर साहब अभी हुकूमत जो है वो बन गई, काबीना बन गई, अब हुकूमत अहम फैसले भी करने जा रही है, PIA की निचकारी भी हो रही है। हाल ही में हमने देखा कि आपकी खान साहब से जेल में मुलाकात भी हुई। खान साहब क्या राय रखते हैं, वो क्या देख रहे हैं कि हुकूमत कितना अरसा चलेगी? कोई तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक चलाने की भी कोई प्लानिंग कर रही है? मौलाना साहब ने तो ऐलान कर दिया है। नादर साहब, बेसिकली ये है कि बिल्कुल तहरीक चलेगी इनके खिलाफ। बात दरअसल ये तो ये हुकूमत जो बनी है, हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो जिस तरह बनवाई गई है, और इनके पास मैंडेट ही नहीं है, पब्लिक मैंडेट नहीं है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए कह रहे थे कि मैं इलेक्ट हुआ हूँ, नवाज शरीफ ने उसको मुबारकबाद तक नहीं दी, जरदारी ने मुबारकबाद तक नहीं दी। वो उठ करके असम्बली में उन्होंने नहीं कहा कि मुबारक हो, असम्बली में 2 लफ्ज़ बोले, क्योंकि दिल से वो मान चुके हैं कि वो हारे हुए हैं। जो हारों की हुकूमत है वो ऐसी पार्टी की हुकूमत बन जाए जिसकी जीरो क्रेडिबिलिटी और जिसके 20% जो है पॉपुलैरिटी भी ना हो, तो उनसे कैसे हुकूमत ये चला सकेंगे, कैसे हार्ड डिसीजन ले सकेंगे, कैसे अवाम को रिलीफ दे सकेंगे? ये बिलीव करते तो अपने मुफादात की होगी गौर साहब? हमारी जो तहरीक हम चलाएंगे, तहरीक हमारी चलाएंगे, और पारी पॉलिटिकल पार्टी को जो हम 1 पॉइंट एजेंडा पे जा रहे हैं कि एक मैंडेट जो चोरी हुआ इसको हम वापस करें, हम मेक श्योर करें आइंदा किसी इलेक्शन में धांधली ना हो, रिगिंग हर सूरत बंद हो, पार्लियामान जो है वो सुप्रीम हो, पार्लियामान में सारी बातें की जाए, किसी को हक नहीं पहुंचता कि पार्लियामान से बालातर होकर के कोई अपना विल इन्फोर्स कराए। तो हम चाहते हैं कि इसी मामले अदलिया की आज़ादी पे यकीन करते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, और अदलिया की तरफ हम चाहते हैं कि अदलिया पे इंटरफेरेंस भी ना हो, अदलिया पे प्रेशर भी ना हो। तो इस एक 1 पॉइंट एजेंडा के लिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, लेकिन अभी हमने देखा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो वजीर आजम से मुलाकातें हुई, उस हवाले से भी मुख्तलिफ आरा सामने आई। गौर साहब, खान साहब ने क्या इस हवाले से फैसला किया है कि वो ताउन जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक के साथ ताउन जारी रखेंगे, मुलाकातें करेंगे, या क्या खान साहब की हिदायत है? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़े अच्छे मंजे हुए सियासतदान भी है और अवाम के लिए बड़े मकबूल है, और वो बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं अपने सूबे के लिए, और उसका फर्ज बनता है कि सूबे के लिए अपने हक लेने के लिए जहां जाना पड़ता हो वो वहां जाएं। तो इसलिए उन्होंने कोई शौकिया नहीं आ रहा है, न फोटो सेशन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को वो एक्सेप्ट करते, लेकिन एनीवे उस पोजीशन पे वो बैठे हैं, तो अपने सूबे के लिए और इसके हकूक लेने के लिए जहां भी उसको मीटिंग के लिए जरूरत पड़ती है तो वो वर्किंग रिलेशन उसने ये रखना है, और ये सही करके आया है। क्योंकि KPK को अगर वफाकी हुकूमत अपना ड्यू शेयर ना दे तो सुबह कैसे चलेगा? और ये तो फेडरेशन का ही एक आंसर है कि उसको चलाने के लिए आपने वफाक के साथ ये रिलेशन रखना है ताकि आपको अपने सूबे का जो हिस्सा है वो मिल जाए। गौर साहब, यहाँ पर एक मुख्तसर सवाल ये भी होगा कि क्या कोई बैकडोर राब्ते हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई राब्ता किया गया है, कोई बातचीत आगे बढ़ रही है? क्योंकि माजी में हमने ये बयानात भी है कि खान साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई है लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो बतौर चेयरमैन आपसे कोई राब्ता हुआ है, कोई बातचीत चल रही है? नहीं, देखो, जहां तक राबितों का ताल्लुक है तो सियासी डायलॉग होने चाहिए आगे की तरफ बढ़ने के लिए। सियासी डायलॉग जरूरी होता है और दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप इशारा कर रहे हैं, नहीं, ना हमारे साथ कोई राबिता हुआ, ना हम कोई राबिते के कोशिश की है। हम तो बिलीव करते हैं खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो बने वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो सियासी बुनियादों पर बने, और वो बिल्कुल इलीगल और गैर कानूनी तरीके से वो सारे केसेस में फैसले करवाए गए। उसके खिलाफ हम सारे कोर्टों में जा चुके हैं और कोर्टों में आईनी और कानूनी तरीका अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और उनको इसी तरीके से खत्म कराएंगे। इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि हमारी बात होगी तो फिर वो बाहर आएंगे और फिर हमारे केसेस खत्म होंगे। हम समझते हैं कि केसेस सारे इलीगल और गैर कानूनी बने हुए हैं, सियासी बुनियादों पे बने, और इंशाल्लाह अदालतों के थ्रू ये सारे केसेस खत्म होंगे। तो इस सिलसिले में हमारा कोई बैकडोर राबिता नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो जजेस को खुतूत लिखने का मामला है, फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब का मामला है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद।
वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कंफ्यूजन चल रही है, अभी अगर आप उमर अयूब साहब को देखें तो गौर साहब वो कौमी असम्बली में आज़ाद अराकीन के अपोजिशन लीडर हैं, जो भी अपोजिशन के अराकीन हैं वहां पर अभी भी आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिक्लेयर नहीं किया कौमी असम्बली ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी। तो अब इस सारे प्रोसेस के बाद आपको नशिस्तें भी नहीं मिली, ये सारी चीजें आपके सामने है, अभी भी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही में रहेंगे या फिर आपने अलग होने का फैसला कर लिया है? नहीं, देखिए वो बेसिकली ये है कि इलेक्शन कमीशन तो हमें बड़े अरसा से डिस्क्रिमिनेट करता रहा है, चाहे प्री इलेक्शन हो और पोस्ट इलेक्शन हो। तो इलेक्शन कमीशन का जो तरीकाकार हमारी तरफ रहा है उस पर तो हमें बड़ी रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कानून यही है कि अगर आप इंडिपेंडेंट निशानात पे बने, और हमें इंडिपेंडेंट निशानात तब मिले थे जब अब हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था और हमें तो 5 बजे से पहले पहले आजाद निशानात दिए गए थे, और इसी तरीके से हम आजाद इलेक्शन निशानात पे लड़के आ गए। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने हमारा नोटिफिकेशन किया तो विद इन 3 डेज हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। आर्टिकल 51 के मुताबिक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमने 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में फाइल करके हमने वो कर दिए थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन किया तो हर रिजर्व सीट के नोटिफिकेशन के साथ ही लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कितने मेंबरान हैं। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि जी हम इंडिपेंडेंट है, या स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट है। तो ये मुनासिब नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके थे और हमारे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की 2 ही मकासद थे। एक ये कि हमें 63A का कवर मिल जाए, और दूसरा ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले। रिजर्व सीटें हमें डिनाई कर दिए, लेकिन ये हमारा हक है। पॉलिटिकल पार्टी आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को हमने विद इन 3 डेज ज्वाइन किया था ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। तो इसलिए हम समझते हैं कि स्पीकर साहब की बात सही नहीं है। स्पीकर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी, स्पीकर साहब के साथ मैं डॉक्यूमेंटेशन भी लेके गया था। फिर जब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए तो स्पीकर साहब एक मीटिंग में बिजी थे, फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ये इशू हम दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने भी टेकअप करने जा रहे हैं, और हम स्पीकर साहब के सामने भी करने लेके जा रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, लिहाजा हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन का नोटिफिकेशन किया जाए ताकि हमें ये प्रोटेक्शन हासिल हो और हमारी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असम्बली में हो और प्रोविंशियल असम्बलीज में भी हो, इससे पहले कि हमारी पार्टी का हमें सर्टिफिकेट मिले। लेकिन वो जो असद कैसर साहब ने गुफ्तगू की थी गौर साहब के मर्जर हो सकता है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय ऐवान में पीटीआई ही रहेगी। नहीं, पीटीआई का हमें इंतजार है, और हम इलेक्शन कमीशन से आपके वसासत से मैं कह रहा हूं, हमने इलेक्शन कमीशन से बार बार राबिता भी किया है कि हमने 3 तारीख को इलेक्शन करवाए, 3 मार्च को, और हमने इलेक्शन करवाए और हमने डॉक्यूमेंटेशन फाइल की। अभी 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, बल्कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बाद के इलेक्शन हुए उनको सर्टिफिकेट मिला। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमें उस सर्टिफिकेट का इंतजार है। अगर इलेक्शन कमीशन वो सर्टिफिकेट हमें बर वक्त देता तो हम बाई इलेक्शन भी अपने निशान पे लड़ते, हम सेनेट के इलेक्शन भी अपने निशान पे लड़ते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द इलेक्शन कमीशन वो डिले कर दिया, जिसपे हमारी बहुत स्ट्रांग रिजर्वेशन है। लेकिन अभी गौर साहब अगर आपको अभी निशान मिल भी जाता है तो अभी आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान वापस तहरीक इंसाफ में कैसे आएंगे? कोई कानून मौजूद? अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी का हमारा सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा हम निशान लेंगे तो ऑब्वियसली हम वापस अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही के वोट और सपोर्ट से हम जीते हैं, और हम रिप्रेजेंटेशन भी अपने पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की चाहेंगे। तो हमारा जो MOU साइन हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, उसमें हमने लिखा है कि हम इंडिविजुअली या इन बैंक हम दूसरे अपने पार्टी को वापस ज्वाइन करेंगे जिस वक्त हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और हमें सर्टिफिकेट का इंतजार है, इंशाल्लाह ताला जब मिलेगा तो हम वापस अपने पार्टी ज्वाइन करेंगे और उसी की पार्लियामेंट्री पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे, पार्लियामान में हिस्सा लेंगे। तो जो साहिबजादा साहब हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रहेंगे या वो भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे? नहीं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में रहेंगे, हमारे उनके साथ है और उनकी पार्टी के साथ हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो अपनी पार्टी में रहेंगे। उनकी पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन होगी ईवान में और हमारी पार्टी की भी रिप्रेजेंटेशन होगी ईवान में इंशाल्लाह। गौर साहब, मर्जर नहीं होगा बल्कि आप अपने अरकान वापस तहरीक इंसाफ में लेंगे अगर आपको निशान मिल जाता है तो, राइट? देखिए, अगर वो कहता है कि मर्ज कराना है तो उनकी पार्टी कर सकती है, लेकिन वो चूंकि मजहबी पार्टी है शायद वो मर्जर ना करे, और हम तो दूसरी किस्म की डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म तो अपना रखेंगे। सही सही। लेकिन इसी के साथ साथ अभी बीच में गौर साहब खबरें आई थी कि कोई
امریکی ایمبیسی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے، خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کوئی باتیں چل رہی ہیں، آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، مشکل وقت میں آپ کھڑے ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے امریکی سفیر کی جانب سے یا ایمبیسی کی جانب سے؟ نہیں، جو کنگریشنل میٹنگ ہوئی تھی، کنگریشنل میٹنگ جب ہوئی تھی ڈونلڈ لو کی، تو اس میں ایک سینیٹر صاحب نے ان کو کہا تھا، اور وی اپریشیٹ جو اس نے کمنٹس کیے تھے کہ ایمبیسڈر آف امریکن کو چاہیے کہ وہ جا کے جیل میں خان صاحب سے ملے اور خان صاحب سے کیسز کے بارے میں ان کا کنسپٹ پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی، یہ ملکوں کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، لیکن نہیں، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور ایسی کوئی میٹنگ جو ہے آن دا کارڈز نہیں ہے۔ وہ جو خبر ایک آئی تھی، شاید ایک امریکن سٹیزن، وہ پاکستانی اوریجن امریکن سٹیزن ہے، وہ اس کو سزا ہوئی ہے، تو اس کے سلسلے میں کوئی ڈیلیگیشن امریکن ایمبیسی سے جا کے ملا ہے اڈیالہ جیل میں، لیکن خان صاحب سے کوئی ملاقات کسی امریکن کی یا امریکن ایمبیسی کی کسی نمائندے کی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع آئی ہے کہ کوئی ایسا جو میٹنگ ہے وہ آن دا کارڈز ہے، کسی آن قریب ہونے والا ہے۔ لیکن لیکن گور صاحب، امریکہ میں احتجاج تو چل رہے ہیں، جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بھی وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، پھر جو آپ کے تحفظات ہیں خان صاحب کے حوالے سے، جیل کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو انٹروین کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، جن خلاف ورزیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کو امریکہ کو دیکھنا چاہیے؟ نہیں، دیکھو، ہم اپنے حالات آپ ذکر کرتے رہتے ہیں کورٹوں کے تھرو، اور ہمیں کسی ملک کی اور کسی ملک کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پاکستانی، اوورسیز پاکستانی یا امریکن پاکستانیز ہیں، وہ امریکہ میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے مطابق اور اپنے پالیٹکس آپ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بہت ایکٹیو ہے اور پلے کر رہی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ ڈٹی کڑی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ سول ہارٹس کے ساتھ کڑی ہے، تو اس لیے ہمارے اپنے جو کارکنان اور ورکر ہیں وہ ہم اپنا سٹرگل پاکستان میں ہی جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، 2-3 مختصر سوال ہوں گے گور صاحب آپ سے فائنل۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ سیف اللہ نیازی صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، تو کیا خان صاحب نالا ہیں سیف اللہ نیازی صاحب سے؟ دیکھیں، سیف اللہ نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور میں اس ملاقات میں نہیں تھا، نہیں مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا انٹریکشن آپس میں ہوئی ہے، لیکن جب اس کی لسٹ بن رہی تھی جن لوگوں نے میٹنگ کرنی تھی، وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس کوئی کورٹ آرڈر ہے اور کورٹ میں کنٹمپٹ انہوں نے لگوائی تھی، تو اس لیے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں، تو ایک بندے کا اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کے پاس وہ چلے جاتے ہیں جیل میں تو ملاقات ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہے وہ پارٹی میں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اس کا فیصلہ صرف خان صاحب کرے گا، خان صاحب کے علاوہ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کرے۔ لیکن خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کو وہ پارٹی میں لیں گے واپس اور کس کو نہیں لیں گے؟ گور صاحب کچھ تو بتائیں۔ دیکھو، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان میں سے کس کو واپس لینا ہے اور کسی کو نہیں لینا، یہ صرف ہولی سولی جو ہے نا خان صاحب فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ تب کریں گے جب خان صاحب باہر آ جائیں گے اور پھر پالیٹکس شروع کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ ہوگا۔ فی الحال یہ جو جا چکے وہ جا چکے ہیں۔ اگر محمود خان بھی اگر واپس آنا چاہیں تو وہ فیصلہ بھی خان صاحب کریں گے؟ یہ obviously خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے۔ اب آخری سوال گور صاحب کے جو چیئرمین سینٹ کا اب 9 اپریل کو اجلاس بھی بلا گیا ہے، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے کون امیدوار ہوگا سر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا؟ وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ہم اعلان کریں گے، خان صاحب سے میری میٹنگ ہوگی کل انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں جو خان صاحب طے کریں گے تو پھر اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے پی کے میں پوسٹ پون کرنا بہت بڑی غلطی ہے، الیکشن کمیشن کو یہ پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے تو یہ ریزرو سیٹیں ساری ہماری تھی، اور اگر ریزرو سیٹیں جس کی بھی تھی، لیکن لاسٹ ٹائم جب ہماری ریزرو سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا تھا اس وقت ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی کہ یہ آپ جو الیکشن کرانے جا رہے ہیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا یا چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی، یہ الیکشن اس دن تک رکھو جب تک آپ کی یہ الیکٹرل کالج اور پورے نہ ہوئے ہوں، لیکن یہ الیکشن کمیشن نے کیا وہ یس اس کو ہم چیلنج کریں گے، لیکن 9 تاریخ کو یہ کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، وہ کے پی کے سینیٹر آ جائیں تب جا کے آپ الیکشن کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے گور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، گور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے۔ الیکشن کے بعد جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس حوالے سے اگر تحریک انصاف اس معاملے کو چیلنج کرتی ہے تو عدالت کا اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔